आप सब लोगों को प्रणाम। अब हम आज बात करेंगे गजकेसरी योग की। अभी हमसे किसी सज्जन ने पूछा कि गजकेसरी योग क्या है? आजकल क्या है कि बहुत से लोग जो है ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं। ज्योतिषाचार्य उनसे कह देते हैं कि आपको गजकेसरी योग है और आप राजा तुल्य जीवन जियोगे या आने वाले टाइम पे राजनीति में कुछ बड़ा करोगे। अब हम यहाँ पे जानते हैं गजकेसरी योग क्या है। गजकेसरी योग एक बहुत बड़ा राजयोग है। इसको बहुत ही शुभ योग माना जाता है। मैंने जो अपने जीवन में देखा है कि किसी की कुंडली में गजकेसरी योग है तो वो अगर भले ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बना या कहीं किसी रियासत में, कहीं किसी राज परिवार में, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जिसको गजकेसरी योग होता है, अगर किन्हीं कारणों से अन्य ग्रहों ने साथ नहीं दिया, गजकेसरी योग कुंडली में विद्यमान है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और अपनी प्रतिभा के, अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व के दम पर ऐसा व्यक्ति जाकर के जो है राजा तुल्य रोगों में या राजाओं की सभा में जरूर बैठता है। या गजकेसरी योग का मैंने प्रभाव देखा। गजकेसरी योग बनता कैसे है? गजकेसरी योग चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, जैसे कि चंद्रमा से चौथे स्थान पे गुरु हो, चंद्रमा से सप्तम पे गुरु हो, चंद्रमा से दसम में गुरु हो, चंद्रमा से दसम सप्तम चंद्रमा के साथ गुरु हो, तो गजकेसरी योग बनता है। अब यहाँ पे गजकेसरी योग कितना पावरफुल है ये भी देखना चाहिए। चंद्रमा कितने अंश पे है, गुरु का कितना अंश है। अगर उच्च का गुरु है या उच्च का चंद्र है, या दोनों उच्च का गुरु है या उच्च का चंद्र है, गजकेसरी योग बन रहा है। तो वाकई में व्यक्ति, मैंने अपने देश में ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े सीएम हुए हैं, ज़्यादातर कुंडलियों में गजकेसरी योग को पाया है। गजकेसरी योग की एक महिमा ये भी कि गजकेसरी योग वाला जो व्यक्ति होता है काफ़ी विद्वान होता है, उसके अंदर पॉजिटिव विचारधारा बहुत ही अधिक पाई जाती है। अब चंद्र और चंद्रमा जो है वो गुरु का शिष्य है, देवगुरु बृहस्पति का शिष्य है। चंद्रमा ने पढ़ाई लिखाई करी देवगुरु बृहस्पति के साथ, लेकिन चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति अपनी गुरु माता का जो है, अपनी गुरु पत्नी का अपहरण कर लिया था। तो नैसर्गिक शत्रुता भी चंद्र और गुरु में पाई जाती, लेकिन गुरु शिष्य है। चंद्र जो है गंधर्वराज है, चंद्र जो है देवता है और वो देवगुरु है। तो इस गजकेसरी योग में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। गजकेसरी योग वाली कुंडली में मैंने चंद्र को बहुत अच्छा फल देते हुए देखा है। मैंने बहुत सारी कुंडली में देखा है कि चंद्रमा क्षीण अवस्था में भी है, लेकिन गजकेसरी योग है, गुरु देख रहा है चंद्रमा को, तो चंद्रमा अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को बहुत अच्छा फल देता है। तो गजकेसरी योग होना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, दुर्लभ है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में गजकेसरी योग है तो उसने अपने पूर्व जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए हुए हैं और वो भगवान बृहस्पति की, भगवान विष्णु की उसके ऊपर कृपा है। हम बात करेंगे गुरु चांडाल योग के बारे में। तो हम गुरु चांडाल योग के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि आज के समय में जो ज्योतिष क्षेत्र जो है, ज्योतिषाचार्य जो हैं, बहुत से ऐसे ज्योतिष भाई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो अपने आए हुए व्यक्ति को डराने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया है, तो हमारे पास कुंडली दिखाने के लिए कोई व्यक्ति आया है, तो वो व्यक्ति पहले से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो आर्थिक रूप से परेशान है या किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी को लेकर के परेशान है। वो जब सर से ऊपर पानी हो गया तब वो हमारे पास आया, नहीं तो वो क्यों आता। अब ऐसे में उसकी परेशानी दूर करने की जगह पे हमारे ज्योतिषाचार्य भाई हैं, उनकी परेशानी को बढ़ा देते हैं। कह देते हैं, अरे तुम्हारे कुंडली में गुरु चांडाल दोष है, ये है, वो है, फला है, धमाका है, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे। वो लोग डर जाते हैं। अब ऐसे में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो काफ़ी भयभीत होता है, अरे फला पंडित जी ने तो हमारे गुरु चांडाल दोष बता दिया, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हम ये बताना चाहेंगे कि गुरु चांडाल दोष है क्या। अगर हमारी कुंडली में राहु और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं तो उसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं, चांडाल योग कहते हैं। अब चांडाल योग, अब यहाँ पे आज जो ये जो चांडाल शब्द है ये क्या है? चांडाल शब्द क्या है? जो हमारी अब यहाँ पे क्या है, सनातन धर्म में प्रवृत्ति के आधार पे जो है
प्रवृत्ति के आधार पे कार्य निर्धारित थे। जो जैसे कार्य कर सकता था उसे नाम से जाना जाता था। तो जो शमशान घाट में जो लकड़ियाँ देते हैं, अग्नि देते हैं, उनको उस कर्म को चांडाल कर्म कहते हैं। ठीक है, तो चांडाल कर्म क्या हो गया? राहु और गुरु की युति कुंडली में, राहु जो है, क्या राहु और गुरु की युति होना चांडाल दोष बता दिया गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राहु और गुरु एक साथ है तो सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति। हमने राहु और गुरु की युति वाले लोगों को बहुत ही महान देखा है, जो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति को होते हैं, काफ़ी वसूलों वाले होते हैं और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। राहु जो है सिंगिका का पुत्र है, असुर है। राहु प्रेत है। राहु का अपना कोई फिजिकल आधार नहीं है, राहु का कोई धरातली, कोई भौतिकी आधार नहीं। राहु हवा है, वायु है, राहु प्रेत है। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में और हमारी कुंडली के अंदर में। अब गुरु राहु की जब युति हो जाती है तो गुरु के शुभत्व में कमी हो जाती है। अब यहाँ पे जब दो चीज़ें मिलती हैं, अब मान लीजिए कि आपने सफ़ेद, आपने हरा और लाल मिला दिया तो क्या होता है? काला रंग बन जाता है। उसी प्रकार से जब दो ग्रह होते, अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, राहु है काला धुआं और देवगुरु बृहस्पति जो है वो एक पवित्र हल्दी हैं। ठीक है, अब जब कोई बहुत ही उज्जवल चीज़ है, वो स्वर्ण है, और स्वर्ण पे जब सोना है, सोने पे जब धुआं लग जाए सोने में तो थोड़ा वो धूमिल हो जाता है, थोड़ा उसके अंदर उसमें कालिमा आ जाती है। अब ऐसे में उसका गुण कम हो जाते हैं थोड़ा। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं, जब राहु और गुरु की युति हो जाती है तो कई बार क्या होता है, ऐसा व्यक्ति क्रूर कर्मा हो जाता है, थोड़ा गुरु भी पापी हो जाते हैं क्योंकि राहु पाप ग्रह है। तो इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, राहु पाप कर्तरी योग में पड़ गया। तो कई बार राहु पापी हो जाते हैं। जब गुरु चांडाल दोष में राहु पापी हो जाते, गुरु महाराज भी पापी हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को परेशान करने वाला हो जाता है। स्वयं जिस घर में गुरु और राहु की युति होती है और जिस घर को देखते हैं उस घर के शुभों में कमी करते हैं। जैसे सप्तम भाव में है तो विवाह नहीं चल रहा है, दो विवाह के योग बन जाते हैं। ज़्यादातर अगर गुरु राहु की युति सातवें घर में है तो दो विवाह करवा देता है या कई सारे लोगों से संबंध बनवा देता है। तो जिस भाव में राहु और गुरु बैठे होते हैं उस भाव से संबंधित फलों को में कमी लाते हैं और उससे संबंधित पाप कर्म को बढ़ा देते हैं। तो ये देखा गया, जब नकारात्मक यानी कि राहु जो है प्रभावी हो जाए और गुरु जो है कमज़ोर हो जाए तब गुरु पापी हो जाते। अब उसी जगह पे गुरु अगर पावरफुल हैं तो राहु भी गुरु के फल देने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि राहु गुरु की युति में पावरफुल कौन है, कौन किसको दोबारा। बृहस्पति ने राहु को शुभ कर दिया कि राहु ने गुरु को पापी कर दिया। अब कोई जातक हमारे पास आता है, क्योंकि अब वो पाप कर्मा भी बन जाता है और जिस भाव में राहु और गुरु की युति होती उस भाव से संबंधित फलों में भी कमी आ जाती है। जैसे विवाह नहीं हुआ, विवाह टूट गया, एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, या उसकी वजह से प्रॉपर्टी हमारी चली गई, या हम कमा नहीं पा रहे हैं, हमारी रोजी रोटी नहीं बन पा रही। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हमें गुरु को ही स्ट्रॉन्ग करवाना चाहिए, हमें बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। अब यहाँ पे राहु का दान करवाना चाहिए, राहु का उतारा करवाना चाहिए। हम जिस ग्रह का दान और जिस ग्रह का उतारा करते हैं ना, उससे छुटकारा पाते हैं, ये बात नोट करने वाली है। और जिस ग्रह का जाप और पूजन करते हैं ना, उस ग्रह को अपने पास बुलाते हैं। तो गुरु चांडाल दोष में बृहस्पति के यंत्र की, भगवान विष्णु की, बृहस्पति कवच की, बृहस्पति के मंत्रों के, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का, इन सब चीज़ों का पाठ करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति को अपने पास हम बुलाएं। और राहु का दान और राहु का उतारा करना चाहिए, इससे गुरु चांडाल दोष खत्म हो जाता है। और ये उपाय हम बार बार करते रहते हैं तो इसके दुष्परिणाम हमें नहीं मिलते हैं और इसके शुभ परिणाम हमें मिलते हैं। और शुभ परिणाम क्या है? गुरु चांडाल दोष में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। आज हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में या काल सर्प दोष के बारे में।
पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए काल सर्प दोष है कि काल सर्प योग है। तो हम अपने प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनमें कुछ ने तो इसे काल सर्प दोष कहा और किन्हीं ने काल सर्प योग कहा। तो मैं अपने गुरु के मतानुसार, अपने गुरु हमारे जो गुरु महाराज कहते थे उनके मतानुसार मैं भी काल सर्प दोष को काल सर्प योग मानता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो यही हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली में काल सर्प योग है और हमारे देश में ज़्यादातर प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली में काल सर्प योग देखने को मिलता है। अब काल सर्प योग बनता कैसे है? काल सर्प योग को, काल सर्प दोष को लेकर के काल सर्प योग से क्या क्या फायदे होते हैं और काल सर्प योग से क्या क्या नुकसान होते हैं और काल सर्प योग बनता कैसे। पहले हम बात करते हैं काल सर्प योग बनता कैसे। राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह हो जाते हैं उसको हम काल सर्प दोष मानते हैं। अब कई बार क्या होता है कि किसी की कुंडली में राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है तो उसको हम आंशिक काल सर्प दोष मान लेते हैं। तो राहु केतु के मध्य में जब सारे 7 ग्रह आ गए तो उनको हम काल सर्प दोष मानते हैं या काल सर्प योग मानते हैं। जैसे लग्न से सप्तम, द्वितीय भाव से अष्टम, इस प्रकार से, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे से सप्तम में बैठते हैं। अब इस प्रकार से 12 तरीके का काल सर्प दोष बनते हैं। तो 12 काल सर्प दोषों का अलग अलग प्रभाव होता है, जब हम आगे बात करेंगे। अभी हम ये बताना चाहेंगे आपको कि काल सर्प दोष से नुकसान क्या होता है। काल सर्प दोष जो है हमारे कार्यों में बाधाएं जरूर उत्पन्न करता है। काल सर्प दोष वाली जो कुंडली देखने को आज तक हमें मिली हैं उनमें लोगों का क्या रहता है कि उनकी देर में तरक्की होती है। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में अड़चने आती हैं उनके जीवन में, नौकरी उनको देर से मिलती है, शादी विवाह उनको देर से मिलता है, संतान उन्हें विलम्ब से होती है उनके जीवन में। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि वो एक मेडिकल स्टोर पे दवा भी खरीदने जाते हैं तो उनको लाइन में लगना पड़ता है। तो काल सर्प योग जो है विलम्ब जरूर करवाता है, यह हमने इसका नुकसान देखा है। काल सर्प योग के फायदे क्या होते हैं? काल सर्प योग वाले जातक जिनको पूर्ण काल सर्प योग होता है उनमें सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि वो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक आपने चींटी को देखा होगा। चींटी जो है अपने से 10 गुना वजन का जो है खाने की वस्तु को, अनाज का दाना लेकर के दीवार पे चढ़ती है और गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, अंत तो चढ़ जाती। तो काल सर्प योग में ये हमने देखा है कि काल सर्प योग वाला जातक चींटी की तरह बहुत ही बड़ा उद्यमी होता है, वो हार नहीं मानता कुछ भी हो जाए। तो इस संदर्भ में मैं काल सर्प योग को योग मानता हूँ, क्योंकि पूर्ण काल सर्प योग वाले जातक कड़ी मेहनत करने वाले होते, कभी हार नहीं मानते और उनकी कड़ी मेहनत ही उन्हें सफलता प्रदान करवाती है। काल सर्प योग हमारी कुंडली में बनता क्यों है? अब मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, मैंने अपने गुरु से जो अनुभव सुने हैं उसके आधार पे मैं ये कहना चाहूँगा, यह पूर्ण जन्म में कहीं ना कहीं सर्प साप है। तो अब यहाँ पे जैसे कि जनमानस में ये होता है कि जैसे जो हमारी प्राचीन आर्य संस्कृति थी, जो हम आर्यंस होते थे, तो आर्य संस्कृति में क्या था कि सर्प की हत्या नहीं की जाती, सर्प की हत्या करने का प्रावधान नहीं है। क्योंकि सर्प जो है, वो सर्पों की बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो वो क्या कहते हैं, वो उनके डसने से आदमी की मृत्यु हो जाती है बहुत सी। अब जो मेन हमारा जो सनातन धर्म में, आर्य संस्कृति में मेन जिस सर्प की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है। नाग तो जहरीला है, वो उसके डसने से प्राणी मात्र मृत्यु हो जाती है, सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाती है। तो यह भी कहा गया कि पूर्व जन्म में किसी ने नाग की हत्या करी है तो उसको काल सर्प दोष है। इसलिए कहते हैं कि अगर मरा हुआ सर्प कहीं से मिल जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके उसका श्राद्ध और पिंडदान सब कुछ करना चाहिए, वो काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, सर्प हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। यह भी एक बात है, अगर सर्प ना हो तो हमारी फसलों को, हम पुराने टाइम पे कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता था। हमारी फसलों को नष्ट करने वाले जीव जंतुओं को सर्प ही चट कर जाते हैं। सर्प हमारा बहुत बड़ा मित्र। सर्प के बगैर मानव जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकती। समुद्र मंथन भी हुआ तो सर्प की मंथनी बनी, और हमारे शरीर में जो कुंडली नहीं है वो सर्प के रूप में ही विराजमान है।
तो सर्प का और मनुष्य का गहरा संबंध है और हम अपने पितरों को सर्प के रूप में ही मानते हैं। तो अब यहाँ पे है कि हमने मान लो कि अब यहाँ पे काल सर्प दोष वाली बात हो गई, ये मिथक हो गया कि पूर्व जन्म में सर्प को मारा था तो काल सर्प दोष हो गया। तो हम कभी सांप को है, अगर हमारे घर में सांप घुस आया और निकल नहीं रहा तो हम सांप मारेंगे, वहाँ पे हमें कोई दोष नहीं लगता। इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ भी इजाज़त देते हैं। और हम ये बताना चाहेंगे कि सनातन धर्म में ग्रंथ तो हैं, लेकिन ग्रंथ जो है सनातन धर्म में जो ग्रंथ हैं वो एक वैज्ञानिक है, वो प्रकृति से संबंधित है। वो बिल्कुल प्रकृति जो सिस्टम है वो वही चीज़ बताते हैं, वो कोई चीज़ हमारे पे थोपते नहीं हैं। तो हम सर्प तो मार सकते हैं, लेकिन सर्प साप कब लगेगा? सर्प साप जब लगेगा कि ऐसी जगह पे नाग देवता बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं और आपने सिर्फ कुतूहल में उन्हें मार दिया। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि देखा कि कहीं नाग देवता बैठे हुए हैं तो उनको तीर मार के उनको जानबूझ के मार दिया। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है। अगर सर्प देवता जंगल में, वन में, खेत में कहीं पे बैठे हुए हैं और हम जानबूझ के अपने मनोरंजन के लिए उनकी हत्या कर देते हैं तो कदाचित हमें सर्प दोष लगता है और वो सर्प दोष इतना भयंकर होता है कि हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो काल सर्प दोष जो है पूर्व जन्म में या तो हमने अपने गोत्र की हत्या करी है या अपने परिवार में ही प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के हमने किसी की हत्या कर दी है, या मैंने किसी नाग की इस प्रकार से हत्या करी है कि बिना वजह उनको हमने मार दिया है, तो काल सर्प दोष बनता है। हम बात करेंगे केमद्रुम योग के बारे में। हमसे जुड़े हुए एक सज्जन है, उन्होंने हमसे पूछा था कि आप कभी केमद्रुम योग के बारे में बताएं। केमद्रुम योग आप लोगों ने शायद पहली बार सुना हो। केमद्रुम एक बहुत बड़ा दरिद्र योग है। केमद्रुम योग जो है चंद्रमा से एक घर आगे, चंद्रमा से एक घर पीछे जब कोई ग्रह नहीं होता और चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती तब यह केमद्रुम योग होता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा अकेला बैठा, इसमें शर्तें हैं। चंद्र अकेले बैठा हुआ, चंद्र से एक घर आगे, चंद्र से द्वादश और चंद्र से दूसरे, एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह नहीं है। अगर है भी तो राहु केतु जैसे पाप ग्रह हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता। अकेला चंद्र और उसके एक घर आगे एक घर पीछे कोई नहीं, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तब ये केमद्रुम योग होता है। अन्यथा चंद्रमा के साथ कई ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा किसी के साथ युति करके बैठा हुआ, चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो ऐसे में केमद्रुम योग नहीं बनता। केमद्रुम योग बनने की एक ही शर्त है कि चंद्रमा अकेले बैठा हुआ है, उसको कोई शुभ ग्रह देख नहीं रहा, उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो वो केमद्रुम योग बनता है। ऐसा व्यक्ति राजा की संतान होते हुए भी युवराज का पद पाने के बाद भी उसके हाथों से सिंहासन चला जाता है और वो वन में जाकर के वनवास के जीवन व्यतीत करता है। केमद्रुम योग बहुत ही बड़ा दरिद्र योग माना गया। हमने बहुत से लोगों की कुंडली में केमद्रुम योग देखा है। हमारे पास लोग आते हैं वो जीवन में कभी बेचारे तरक्की नहीं कर पाए और जीवन भर मेहनत करते रह गए। हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष जो है आजकल के समाज में ज़्यादातर काफ़ी जो है चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि जब शादी की बात आती है, हम अपने संतान की शादी की बात करते हैं तो अपने लड़का लड़की की शादी की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुंडली आ रही मंगल दोष है, भाई नहीं कर सकते, या हमारे ही बच्चों की कुंडली में मंगल दोष है। तो हमें पहले तो ये हम जान लें कि मंगल दोष क्या है। सरल भाषा में मंगल दोष कुंडली में लग्न भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है और द्वादश भाव में, यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मंगल है तो मंगल दोष माना जाता है। अब मंगल दोष क्यों मंगल दोष खराब माना गया, इसके लिए हमें समझना चाहिए। मंगल क्या है? मंगल भगवान कार्तिकेय हैं, जो भगवान शिव के पुत्र है। भगवान कार्तिकेय को जो है मंगल ग्रह मंडल में मंगल ग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। जो खडानंद भगवान कार्तिकेय हैं वही मंगल है। अब भगवान शिव ने इनको दक्षिण में भेज दिया था। अब दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान की बहुत पूजा होती है और हमारे उज्जैन में जो है मंगल का जन्म स्थान माना जाता है कार्तिकेय भगवान का, और मंगलनाथ जी का मंदिर भी है। तो दक्षिण और मध्य भारत और दक्षिण भारत मंगल की धरती मानी गई। मंगल को देवताओं का सेनापति बनाया गया, ग्रह मंडल में भी वो सेनापति है। मंगल जो है काफ़ी क्रोधित स्वभाव के हैं, उनको क्रोध बहुत अधिक है और
वो पृथ्वी पुत्र हैं। पृथ्वी से उनका जब भगवान शिववीर जो है पृथ्वी पे गिरा तो वो जो है पृथ्वी सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने वो सप्तकृतिकाओं के गर्भ में उन्होंने दे दिया। तो सप्तकृतिकाएँ जो थी शिप्रा नदी के तट, शिप्रा नदी में स्नान कर रही थी। अब जब सप्तकृतिकाओं को जब प्रसव पीड़ा मतलब वेदना हुई तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। तो वो जो है क्या कहते हैं बालक के रूप में आ गए। अब उन सप्तकृतिकाओं में झगड़ा शुरू हो गया कि हम पालन पोषण करेंगे, हम पालन पोषण करेंगे। तो वो ये झगड़ा लेकर के वो भगवान शिव के पास पहुंची, तो भगवान शिव ने जो है उनको खंडानन कर दिया कि इनके 6 सिर हैं, आप सब 6 माताओं मिल कर के इनकी जो है आप पालन पोषण करो। जब ये ऋषि लोक में जो है इनका पालन पोषण हो, सप्तऋषियों की पत्नी को हम सप्तकृतिका कहते हैं, सप्तकृतिकाओं ने इनका पालन पोषण किया। जब ये बड़े हुए, इनको पता हुआ शिव माता पार्वती भगवान शिव के पुत्र हैं, जब ये शिवलोक गए तो एक काफ़ी क्रोधित होकर गए कि इतने दिनों तक मुझे बताया क्यों नहीं गया था, क्योंकि अग्नि तत्व हैं। तो इनका जो है अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती से भी विवाद चलता रहा। तो ये अत्यधिक क्रोधी होने के कारण उन्होंने अपने माता पिता का भी त्याग किया, शिवलोक को भी छोड़ करके चले गए। तो हम बताना यह चाहते हैं कि मंगल अत्यधिक क्रोधी ग्रह है, मंगल अत्यधिक गर्म प्रकृति के ग्रह है और आग है। मंगल ने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी है। अब होता क्या है कि ग्रह मंडल में जब शुक्र जब अनैतिक कार्य करते हैं तो मंगल उसका विरोध करते हैं, तो शुक्र और मंगल को बहुत बड़ा शत्रु माना गया है। अब हमारे वैवाहिक जीवन में हमारे शरीर में जो हमारा शरीर है उसमें हमारे शरीर में जो रक्त है वो मंगल है। हमारी जो रक्त है, मांस मज्जा में जो हमारी ऊर्जा है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जिस करंट से हमारा शरीर चलता है वो विद्युत जो है मंगल है। अब शुक्र क्या है? शुक्र जो है शुक्राणु जो होता है मानवों में, जिससे हमारी संतान उत्पत्ति होती है, वो शुक्र है। अब मंगल और शुक्र जो है एक दूसरे के परम शत्रु हैं, लेकिन मंगल शुक्र के मिलन के बगैर अब जो है मंगल जो है मेल है और शुक्र फीमेल है। मेल और फीमेल यानी स्त्री पुरुष के मिलन के बगैर सृष्टि संभव नहीं है, नए व्यक्ति का जन्म नहीं होता। मंगल दोष जो है, जब हमारी कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो समझने वाली बात यह है कि जैसे कि लग्न भाव है तो लग्न भाव में मंगल बैठेगा, 7वें घर को देखेगा, 7वां घर पार्टनर का होता है। हमारे स्त्री कुल की कुंडली में पति का और पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक भाव होता है। अब चौथे घर में जाएगा तो चौथा घर होता सुख का, चौथा घर होता हृदय का। तो चौथे घर में जाएगा तो चौथे घर से जो है मंगल अष्टम दृष्टि से, चौथे घर में जो है मंगल अष्टम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से दशम स्थान को देखेगा। जब सप्तम में मंगल आएगा तो लग्न को देखेगा, अष्टम में मंगल आएगा तो हमारे धन स्थान को देखेगा और पराक्रम भाव को भी देखेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो दाम्पत्य जीवन होता है, जिससे हमारे दाम्पत्य जीवन में जो है क्या कहते हैं, जो हमारे पति पत्नी से संबंधित जो भाव हैं, जो सप्तम भाव होता है वो सीधे पार्टनर का होता है, 8वां भाव प्राइवेट पार्ट का होता है और 10वां घर जो होता है हमारे बेडरूम का होता है, हमारे सैया सुख का होता है। इन भावों में मंगल जाकर के आग लगा देता है। तो मंगल दोष इन्हीं भावों में मंगल के होने से मंगल दोष माना गया है। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा जो लोग मांगलिक होते हैं या कई बार जैसे कोई मांगलिक है तो उसका मांगलिक ही व्यक्ति के साथ शादी करवाई जाती, जो हमारे समाज में प्रचलित है। मंगल दोष वाला कन्या है या मंगल दोष वाला वर है तो उनकी आपस में शादी करवाई जाती। उसके बावजूद भी आप देखोगे उनके बीच मेडिकल इश्यूज मिलेंगे। उन दोनों में से कोई न कोई व्यक्ति बीमार होगा, किसी न किसी व्यक्ति को या तो बच्चे नहीं हो रहे हैं या तो बच्चे भी हो रहे हैं तो कई ऑपरेशन के बाद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने के बाद बच्चे हो रहे हैं, या वो दोनों अलग अलग रहते हैं। ज़्यादातर आर्मी जो हमारे आर्मी वाले होते हैं, जो फौज में जो लोग होते हैं, उनको भी मंगल दोष होता है। वो अपना यौवन काल वो पीरियड
जिस पीरियड में व्यक्ति को दाम्पत्य सुख जो होता है, जो सैया सुख जो होता है अधिक भोगना होता है, उस काल में वो अपने पार्टनर से दूर रहता है। तो मंगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रेम संबंध स्थापित नहीं होने देता है, अच्छे से स्त्री पुरुष को मिलने नहीं देता है। यह मंगल का नैसर्गिक स्वभाव है। और मंगल दोष होने, अगर कुंडली में मंगल दोष है तो कई बार क्या होता है, पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट करा देता है, पार्टनर को अकाल मृत्यु हो जाती है, इस तरीके का भी मंगल दोष होता है। लेकिन ये मंगल दोष जब होता है जब मंगल बिल्कुल निरंकुश हो कुंडली में, स्त्री की कुंडली में भी बिल्कुल निरंकुश हो, पुरुष की कुंडली में बिल्कुल निरंकुश, उसको कोई शुभ ग्रह देख ना रहा हो, किसी शुभ ग्रह से सपोर्ट ना मिल रहा हो, बिल्कुल पाप कर्तरी में पड़ा हो, तो विवाह होते ही, यहाँ तक कि कई बार देखने में आया कि शादी तय होते ही अगला जो है इस संसार से चला जाता है। यानी कि शादी तय हुई, एंगेजमेंट हुई, लड़का ख़त्म हो गया या लड़की ख़त्म हो गई। लेकिन जब कोई ग्रह देख रहा है, परिहार हो रहा है जिसको हम कहते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल शुभत्व को प्राप्त है, हमारा लग्न का स्वामी, सप्तम का स्वामी स्ट्रोंग है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, पार्टनर मरता नहीं है। लेकिन चाहे जितना शुभ हो मंगल, लेकिन मंगल जो मैंने पहले समस्याएं बताई हैं, दाम्पत्य सुख मिलने में सैया सुख का नाश करता है, यह मंगल का स्वभाव है। इसलिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि मंगल दोष में हम जो है मांगलिक की शादी करा दें। हमें समय समय पे मंगल दोष की शांति भी करवानी चाहिए, मंगल की पाठ पूजा करनी चाहिए। और हमें अपने जीवन में जिन लोगों को मंगल दोष है, जैसे सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश घर में मंगल विराजमान हो, तो अपने जीवन में लाल चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जैसे कि लाल वस्तुओं को खाना नहीं चाहिए, लाल रंग की सब्जियां नहीं खानी चाहिए, मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। आप जितना परहेज करोगे, अपने जैसे ग्रह जो हैं हमारे शरीर में हर अलग अलग तत्वों के रूप में बुद्धिमान, मंगल से संबंधित तत्वों से आप दूर रहोगे, मंगल को शांत रखोगे। और मंगल जो है चंद्रमा से शांत होता है। मंगल जो है सेनापति है और चंद्रमा है माता है। मंगल पृथ्वी पुत्र है। मंगल वाले अपने माता से बड़ा प्रेम करते हैं, मंगल माता का ही उपासक है। तो चंद्रमा को आप जितना प्रबल करोगे, मंगल दोष उतना शांत होगा। आपको चंद्र को यानी भगवान शिव की खूब पूजा करिए, आप देवी की पूजा करिए, भगवान शिव का शिवलिंग का जितना आप अभिषेक करोगे, जितना अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना मंगल दोष के प्रभाव कम होंगे, उतना ही मंगल जो है आपको कम परेशान करेगा। आप जैसे कि बहुत से मंगल दोष वाले पति पत्नी होते हैं, वो ज़्यादातर बीमार बने रहते हैं, महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या होती है। आपको जितना है आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ही मंगल का तो अपने आप परिहार होगा। और जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे जीवन में जो हम खान पान होता है, ये नहीं कि हमने जाके कोई उपाय कर दिया, हमने जाके दान पुण्य कर दिया, हम सही हो गए। हमें ये भी समझना चाहिए हमारे भोजन में ग्रहों से संबंधित भोजन कौन है। तो मंगल से संबंधित जो भोजन है उनको त्याग करके, गर्म चीज़ों का त्याग करके चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। और हमें मंगल दोष हमारे जीवन में कभी ख़त्म नहीं होता जब तक हम युवा रहते हैं। जिस दिन हम वृद्ध हो जाएंगे, जिस दिन हमारे जीवन से गृहस्थ आश्रम जो है सिर्फ नाम का रह जाएगा, उस दिन मंगल जो है परेशान करना कम कर देता। लेकिन यौवन जो है ख़राब करता है। तो आप इन उपायों को करिए ताकि मंगल दोष की पीड़ा से आप मुक्त रहें।